आमिर की तबीयत कई दिनों से खराब थी। उसकी आंख देर से लगी थी और वह गहरी नींद में था जब अचानक उसकी चाची शायरा ने उस पर पानी फेंक दिया। आमिर हड़बड़ाकर उठ बैठा और सामने देखा तो शायरा चाची गुस्से से उसे घूर रही थी। इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम सो रहे हो? कुछ होश है? घर के कामकाज भी करने हैं और तुमने सवारियां लेकर भी जानी है। जल्दी से उठो और भैंसों का दूध धोकर मुझे दो ताकि मैं नाश्ता बना सकूं। शायरा हुक्म देकर चली गई। आमिर बमुश्किल अपनी आंखें मलते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका जीवन एक सजा बन गया था। न उसे समय पर खाना मिलता था, न वह सुकून से सो पाता था। इस घर में तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। उसे शायरा चाची पर बहुत गुस्सा आता था, मगर वह उन्हें कुछ कहकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था। उसके चाचा फैजान ने उसे सख्ती से कह रखा था कि अगर शायरा ने उसकी कोई शिकायत की तो वह बुरा हाल करेंगे। आमिर खामोशी से उनकी हर जायज नाजायज बात मानने पर मजबूर था, क्योंकि चाचा के उस पर बहुत एहसान थे और उसे उनसे बहुत डर भी लगता था। भैंसों का दूध धोने के बाद जब आमिर रसोई में आया तो शायरा चाची सामने पराठे तल रही थी। पराठे देखकर आमिर की भूख चमक उठी, मगर वह जानता था कि हमेशा की तरह आज भी उसे नाश्ते में सूखे पापे ही मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। शायरा ने उसके आगे 2-4 सूखे पापे रख दिए और अपने काम में मशगूल हो गई। आमिर ने झिझकते हुए पूछा, चाची आज मुझे भी पराठा दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आधे दिन तक भूखा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायरा गुस्से से बोली, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है और न ही यहाँ पैसे हराम के आते हैं। जानते भी हो कि महंगाई आसमान छू रही है। घर में पेट भरकर खाने को मिल जाता है, यही बहुत है, और यह मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारी खिदमत भी करूँ। जो मिल रहा है चुप करके खा लो। आमिर आंसू पीता हुआ वे सूखे पापे खाकर तांगा लेकर काम पर निकल आया। पूरे रास्ते में वह यही सोचता रहा कि क्या वह सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा? क्या शायरा चाची हमेशा उसे इस तरह बेइज्जत करती रहेंगी? ऐसे तो वह पागल हो जाएगा। आमिर स्टॉप पर आ गया और गाड़ियों से उतरने वाली सवारियों को तांगे पर सवार करवाकर गांव ले जाने लगा। उस दिन उसके काफी फेरे लग गए थे। शाम हो चली थी और अब वह वापस जाने का इरादा कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कुछ और पैसे कमा लेगा जिन्हें वह अपने पास रख सकेगा। गाँव में आमिर के अलावा और भी काफी सारे तांगे चलते थे, लेकिन अन्य तांगे वालों को ज्यादा काम मिलता था क्योंकि वे जबान्ज और आवाज लगाकर सवारियां बुलाते थे। आमिर खामोश स्वभाव का था। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, जिसके कारण वह किसी से बात करने में झिझकता था। बात करते करते उसकी जुबान लड़खड़ा जाती और वह बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाता था। जब आमिर दोबारा स्टॉप पर आया तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। वह वापस जाने ही वाला था जब उसे एक तरफ से 11 लड़कियां आती हुई दिखाई दी। सभी ने बुर्के पहने हुए थे और चेहरे भी नकाब में ढके थे। उन्हें देखकर आमिर ने नजरें झुका ली और उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। अचानक उसे अपने पीछे एक मधुर आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो वे लड़कियां उसके पास खड़ी थीं। अधिकतर लड़कियां चंचल दृष्टि से उसे देख रही थीं, लेकिन जो लड़की उससे बात कर रही थी वह उनसे अलग थी, गंभीर और शांत स्वभाव की। वह आंखें झुकाए बोली, हमें एक जगह जाना है, क्या आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे? आमिर ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा कि उन्हें कहाँ जाना है। लड़कियों ने उसके गाँव से विपरीत दिशा का रास्ता बताया। वहाँ आबादी बहुत दूर तक थी और बीच में जंगल भी आता था। यह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जिसके बारे में तरह तरह की डरावनी बातें प्रचलित थी कि वहाँ भूत प्रेत हैं, जिन्नात हैं और लोगों ने कई भयानक घटनाएं देखी हैं। आमिर नहीं जानता था कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जंगल से गुजरते हुए वे सब बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी और एक बार तो वह डर से कांप उठा। फिर भी वह इन युवा लड़कियों को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि गांव में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी रहते थे जो अकेली लड़कियों को परेशान करते थे। जब वे जंगल के बीच पहुँचे तो आमिर के घोड़े ने अचानक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आमिर परेशान हो गया और घोड़े को चाबुक मारकर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी एक लड़की ने कहा, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ इस बात पर हैरान था कि उसका घोड़ा आगे क्यों नहीं जा रहा था। अंधेरा और गहरा होने लगा था और आमिर को वापस भी जाना था। वह सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी वही गंभीर स्वभाव वाली लड़की बोली, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे। आमिर ने कहा, नहीं, यह उचित नहीं है। मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़कर आऊंगा। यहाँ कुछ लोग बुरी प्रवृत्ति के हैं और आप उन्हें नहीं जानती। तब वह लड़की तांगे से उतरी और घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। यह देखकर आमिर हैरान रह गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अचानक घोड़ा चलने लगा। बाकी लड़कियां उस लड़की को छेड़ने लगी कि उसने घोड़े के कान में ऐसा क्या कहा कि वह चल पड़ा। जवाब में वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब वे उनके गांव पहुंचे तो लड़कियों ने आमिर का तांगा रुकवा दिया और कहा, यही हमारा घर है, हम यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने आमिर को किराया दिया जो उसकी अपेक्षित राशि से बहुत अधिक था। आमिर ने उन्हें बाकी पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की बोली, यह तुम्हारा इनाम है। इस समय जंगल से गुजरने में
अधिकतर लोग डरते हैं, लेकिन तुम हम लड़कियों की सुरक्षा का ख्याल रखकर हमें यहाँ तक पहुँचाने आए, इसलिए ये पैसे हम तुम्हें अपनी खुशी से दे रहे हैं। आमिर किसी भी तरह से वह अतिरिक्त पैसा रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह लड़की मानी नहीं। उसने कहा, यह कुछ चीजें हम तुम्हारे खाने के लिए छोड़े जा रहे हैं, और वहाँ से चली गई। जब आमिर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तांगे पर कुछ फल और अन्य खाने की चीजें रखी हुई थी। वह हैरान था कि वे लड़कियां यह सब उसके लिए क्यों छोड़ गई थी। जब उसने फिर से मुड़कर देखा तो वे सब जा चुकी थी। आमिर ने तांगा वापस चला दिया। जंगल से गुजरते हुए उसे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि वे सब मनगढ़ंत बातें हैं और जंगल में कुछ भी अलौकिक नहीं है, यह सिर्फ लोगों की अफवाहें हैं। जंगल से बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। भूख से बेहाल उसने थैला खोलकर देखा तो उसमें स्वादिष्ट व्यंजन थे। आमिर ने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं चखा था। घर में जो भी स्वादिष्ट चीज बनती थी, शायरा चाची उसे सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए रखती थी। आमिर को हमेशा दाल सब्जी ही खानी पड़ती थी, और मेहनत करने के बावजूद फल फ्रूट खाए उसे महीनों बीत गए थे। वह सारा खाना आमिर ने वहीं खा लिया, और बाद में सोचा कि उसे कुछ घर भी ले जाना चाहिए था। लेकिन फिर उसने सोचा, घर वालों को कौन सी मेरी परवाह है जो मैं उनकी परवाह करूं। घर वालों के व्यवहार ने उसे भी निष्ठुर बना दिया था। जब आमिर घर पहुंचा तो शायरा चाची बोली, आज तुम बहुत देर से आए हो। फिर आमिर ने कुछ पैसे एक तरफ रखे और बाकी किराए के पैसे शायरा को दे दिए। शायरा ने कहा, आज तो तुमने अच्छी कमाई कर ली है। फिर उसने आमिर को खाना खाने के लिए बुलाया। जब आमिर ने मना किया तो वह बोली, क्या बात है, तुम तो भूखे फकीरों की तरह खाने पर टूट पड़ते हो और आज बड़े नखरे दिखा रहे हो। आमिर ने उत्तर नहीं दिया। जब शायरा ने फिर से उसे ताना मारा तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे भूख नहीं लगी है। उस रात आमिर को गहरी नींद आई। शायद पेट भरकर खाने का असर था कि वह चैन से सो गया। अगले दिन फिर शायरा ने उसे सुबह सवेरे ही जगा दिया। आमिर नहीं समझ पाता था कि शायरा को उसे देखते ही गुस्सा क्यों आता था, जबकि वह तो कभी कोई ऐसी बात नहीं कहता था जिससे उन्हें नाराजगी हो। न ही उसने कभी उन्हें किसी मामले में परेशान किया था। वह तो अपने कपड़े तक खुद धो लेता था और अक्सर अपने लिए खाना भी खुद गर्म कर लेता था। फिर भी शायरा के शिकवे कभी खत्म नहीं होते थे। अब आमिर को अक्सर वे लड़कियां दिखाई देने लगी। वे रोज शाम के समय किताबें लेकर आती जाती दिखाई देती, जिससे आमिर को लगता था कि वे कहीं पढ़ने जाती होंगी। उस दिशा में कोई स्कूल कॉलेज तो नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर एक मदरसा था। शायद वे वहाँ पढ़ने जाती थी। वे लड़कियाँ अपने पहनावे और व्यवहार से धार्मिक परिवार की लगती थी। सभी लोगों को नजरअंदाज करके वे सिर्फ आमिर के तांगे पर सवार होती। रोजाना आमिर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचाता और हर बार वे उसके लिए कुछ न कुछ खाने को रख देती और किराए से अधिक पैसे भी देती। आमिर दिल ही दिल में उनकी उदारता और सहृदयता से प्रभावित हो गया था, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे उसकी मेहनत से ज्यादा पैसे दे। जब वह यह बात उनसे कहता तो वह गंभीर स्वभाव वाली लड़की, जिसका नाम जैनब था, कहती, इंसान को इतना भी नरम नहीं होना चाहिए कि लोग उसे आसानी से निगल जाएं। उसकी बात सुनकर आमिर चौंक जाता, लेकिन फिर कुछ कहे बिना वापस चला जाता। रोजाना वापस आने के बाद वह गांव वाले रास्ते पर रुककर वह खाना खाता जो जैनब उसके लिए रख जाती थी, और दिल ही दिल में उसे दुआएं देता था। उनकी वजह से ही वह अच्छा खाना खा पाता था और उसके पास कुछ पैसे भी जमा होने लगे। इससे पहले आमिर जो भी पैसे कमाता, शायरा चाची उससे सब ले लेती थी, और जब भी उसे कुछ चाहिए होता उसे उनसे पैसे मांगने पड़ते थे, जिस पर वह उसे बहुत सी बातें सुनाती थी। एक दिन जब आमिर उन लड़कियों को छोड़ने गया तो फिर से उसका घोड़ा अचानक रुक गया। आमिर ने जंगल में एक अजीब जानवर देखा, बहुत बड़ा, गहरे काले रंग का और लंबे बालों वाला। उसे देखकर आमिर का घोड़ा भयभीत हो गया। आमिर ने लड़कियों को नीचे उतरने को कहा, क्योंकि वह चिंतित था कि कहीं वे गिर न जाएं और चोट न लगे। वह हैरान था कि ऐसा भयानक जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब उसे लड़कियों की चिंता थी, क्योंकि वह जानवर सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसके पास से गुजरकर ही वह उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा सकता था। उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह उस जानवर को भगा सके। तभी जैनब ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस जानवर की ओर फेंका। अचानक जानवर के शरीर पर आग लग गई और वह चीखता चिल्लाता वहाँ से भाग गया। आमिर हैरान रह गया और जैनब से पूछा कि उस पत्थर में ऐसा क्या था जिससे जानवर को आग लग गई। जैनब ने कहा, यह तो आम पत्थर ही था, मैं खुद भी नहीं जानती कि उस जानवर के शरीर पर आग कैसे लगी। फिर वे सब तांगे पर सवार हो गए और आमिर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि अगर वह जानवर फिर आ गया और उस पर हमला कर दिया तो वह क्या करेगा। उसने सोचा कि वह भी अपने पास कुछ पत्थर रख लेगा। अगले दिन जब आमिर जंगल के बीच से गुजर रहा था तो उसे फिर से वह जानवर दिखाई दिया। वह तेजी से भागता हुआ आमिर की ओर आ रहा था। घोड़ा फिर से डर गया और जानवर ने अचानक छलांग लगाकर आमिर पर हमला कर दिया, लेकिन अगले क्षण वह जानवर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आमिर को एक खरोंच तक नहीं आई थी। जानवर के शरीर पर आग लग गई और वह बुरी तरह से जलने लगा। आमिर हक्का बक्का उस दृश्य को देखता रह गया और फिर अपने घोड़े को भगाकर वहाँ से निकल आया। उस दिन आमिर को खाना खाने का भी होश नहीं था। घर पहुंचकर उसने घोड़े को बांधा और हैरान परेशान बैठ गया। तभी उसे शायरा चाची की आवाज सुनाई दी, जो उसे खाने
खाने के लिए बुला रही थी। जब आमिर रसोई में गया तो शायरा ने उससे पूछा, ये फल तुम कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे फल नहीं देखे। आमिर को याद आया कि जैनब ने फिर से उसके लिए फल रखे थे, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसने उन्हें छका भी नहीं था और सीधे घर ले आया था। उसने शायरा को बताया कि वे किसी अजनबी ने दिए थे और वह नहीं जानता कि वह उन्हें कहाँ से लाया था। शायरा ने कहा, अगर वह तुम्हें दोबारा मिले तो तुम उससे जरूर पूछना कि वह इन्हें कहाँ से लाया था, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। आमिर ने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन पहली बार शायरा ने आमिर से नरमी से बात की थी और वह इस बात पर हैरान था। जब वह अपने कमरे में आया तो उसे अचानक एक पुरानी याद सताने लगी। आज का दिन आमिर के जीवन का वह काला दिन था जब उसके माता पिता अबरार और जरीना उससे बिछड़ गए थे। उस समय वह महज 9 साल का था। उस दिन उसका स्कूल में परीक्षा था और माता के परिवार में किसी की शादी थी। माता पिता दोनों शादी पर गए थे और उसे दादी रहीमा के पास छोड़ गए थे। माता बार बार दादी से आमिर का ख्याल रखने की ताकीद कर रही थी और दादी भी उन्हें आश्वस्त कर रही थी कि वह उसका ख्याल रखेंगी। माता को आमिर की बहुत चिंता थी और बार बार उसे गले लगा रही थी, जैसे उनका उससे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। उसी शाम को खबर आई कि माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। यह सदमा बहुत बड़ा था। आमिर को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वह दादी की गोद में सिमट गया और उनसे माता पिता के बारे में पूछता तो वे रोने लगती। पहले तो दादी उसे यह कहकर बहलाती कि उसके माता पिता वापस आ जाएंगे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उसके सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं तो उन्होंने उसे सच बता दिया। अब आपके माता पिता कभी वापस नहीं आ सकते, वे अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। आमिर बहुत रोया था। उसके लिए यह दुख बहुत बड़ा था। दादी के लिए घर के कामकाज करना और आमिर को संभालना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह उसे लेकर चाचा फैजान के घर आ गई थी। दादी ने अपना घर किराए पर दे दिया था, जिसका किराया फैजान वसूल करते थे। आमिर के पिता का व्यवसाय भी फैजान ही संभालने लगे थे। जब तक दादी जीवित थी आमिर को किसी चीज की चिंता नहीं थी। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी, माता पिता से भी बढ़कर। शायद वे उनसे भी ज्यादा उससे प्यार करती थी, मगर वे कभी भी माता पिता की कमी को पूरा नहीं कर सकती थी। जब दादी रहीमा भी आमिर से बिछड़ गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस भरी दुनिया में अकेला रह गया है। उस समय वह 8वीं कक्षा में था और उसके लिए इस दुख से उबरना बहुत मुश्किल था। कुछ समय बीता और आमिर को एहसास हुआ कि जीवन उसके लिए और भी कठिन होता जा रहा था। उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और आगे पढ़ना चाहता था। उन दिनों जब उसकी छुट्टियां थीं, वह कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहता था, लेकिन शायरा चाची ने उसे घर के कामों में ऐसा उलझा दिया कि वह अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू ही नहीं कर पाया। शायरा ने उस नौकर को नौकरी से निकाल दिया जो घर के बाहरी काम करता था और अब वे सारे काम आमिर से करवाने लगी। आमिर मन ही मन रोता और गुस्सा आता था। उसके माता पिता ने उसे राजकुमार की तरह पाला था, उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायरा का व्यवहार उसके साथ बहुत बुरा था। फैजान चाचा भी शायरा के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे, वे उसे कभी नहीं टोकते थे। शायद ये आमिर के साथ दुर्व्यवहार का कारण था या फिर उनके पापों की सजा या उन पर एक परीक्षा थी। फैजान के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, इसलिए उन्होंने आमिर के पिता के व्यापार को अपने व्यापार में मिला लिया था, जिससे अब वह व्यापार भी नगण्य हो गया था। जब फैजान ने इधर उधर से कर्ज लिया तो लोग उनसे कर्ज वापस मांगने लगे। इस स्थिति में एक दिन फैजान ने आमिर को अपने कमरे में बुलाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं इस समय बहुत मजबूर और परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर्जदारों से जान छुड़वा लूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, बस मेरी यह मुश्किल टल जाने दो। आमिर ने हैरानी से पूछा, इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फैजान बोले, अगर तुम वह घर बेच दो तो मैं उन पैसों से कर्ज भी चुका सकता हूँ और अपने व्यापार को भी संभाल सकता हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आमिर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। फैजान ने उसे गले लगा लिया और कहने लगे, आज तुमने मेरे बेटे होने का हक अदा कर दिया। इसके बाद फैजान और शायरा का व्यवहार आमिर के साथ बहुत बदल गया। वे उससे बहुत प्यार से बात करने लगे। आमिर खुश होकर उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए जो घर बेचने के लिए जरूरी थे। वकील ने आमिर को समझाने की कोशिश की कि वह अभी छोटा है और ऐसा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले, लेकिन आमिर ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि वह यह फैसला सोच समझकर कर रहा है। घर बेच दिया गया और सारे पैसे फैजान के खाते में गए। फैजान ने उन पैसों से कर्जदारों का कर्ज तो चुका दिया, लेकिन उनका व्यापार फिर भी पहले जैसा नहीं चल पाया। अब तो मुश्किल से ही गुजारा होता था। इस बीच शायरा फिर से आमिर के खाने की रोटियां गिनने लगी। वह हमेशा महंगाई का रोना रोती और कहती कि इस महंगाई के जमाने में अपने बच्चों का खर्च उठाना ही मुश्किल है, किसी दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाए। आमिर की संपत्ति और व्यापार भी फैजान ने हड़प लिया था, लेकिन वह यह सब कहकर उन्हें कुछ जताना नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसका यह जताना उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए वह चुपचाप उनके सारे अत्याचार सहता रहता था। जब शायरा ने आय कमाने के बारे में आमिर को बहुत ज्यादा लेक्चर देना
देना शुरू किया तो फैजान ने उसे एक तांगा दिला दिया। आमिर को इससे शर्म आती थी। अगर उन्होंने उसे रिक्शा या कोई छोटी मोटी गाड़ी दिला दी होती तो भी बात समझ में आ जाती, लेकिन तांगा चलाते हुए उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। गांव की सड़कें टूटी फूटी थी, जहां गाड़ियां और रिक्शे कम ही दिखाई देते थे। ज्यादातर लोग स्टेशन जाने के लिए तांगे का ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए आमिर भी उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया था। उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी टूट गया था। वह अब कॉलेज नहीं जा पाता था, दोस्तों से मिलने का भी समय नहीं मिलता था। जब मैट्रिक का परिणाम आया तो आमिर ने उसे अच्छे अंकों से पास किया था। शायरा के विरोध के बावजूद आमिर एक दोस्त से पुरानी किताबें लेकर आया था और घर बैठकर इंटरमीडिएट की तैयारी करने लगा था। पूरे दिन वह कड़ी मेहनत करता और रात को पढ़ता। अगर कभी सुबह देर से उठता तो शायरा गुस्सा करती। इंटरमीडिएट तक आमिर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परीक्षा देने के लिए वह शहर जाता, लेकिन इसके लिए भी उसे शायरा से बहुत बातें सुननी पड़ती। वह किराया देते समय उसे कई बातें सुनाती और यह भी कहती कि वह परीक्षा देने चला जाएगा तो उस दिन की कमाई का नुकसान कौन भुगतेगा। आमिर खून के आंसू पीकर रह जाता। वह सोचता कि अगर उसके माता पिता जीवित होते तो उसका जीवन कितना अलग होता। उनकी छत्र छाया में वह खुशियों भरी जिंदगी जी रहा होता। फिर यह सोचकर वह खुद को तसल्ली देता कि शायद यह उसकी आजमाइश है और आजमाइश में खरा उतरने से अल्लाह उसे ऐसे इनामों से नवाजे कि वह जिंदगी भर शुक्रिया अदा करते न थके। इंटरमीडिएट भी आमिर ने बहुत अच्छे अंकों से पास किया, लेकिन इतने अच्छे अंकों के बावजूद उसे आगे पढ़ाई के लिए अनुमति नहीं मिली। जबकि फैजान और शायरा के बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर भी वे उन्हें न सिर्फ स्कूल में पढ़ा रहे थे बल्कि उन्होंने उनके लिए ट्यूशन भी लगवा रखी थी। आमिर का घर बैठे बैठे पढ़ना भी शायरा को बुरा लगता था। जब आमिर स्टॉप पर पहुंचा तो कई दिनों से वे लड़कियां वहां नहीं दिख रही थी। उन्हें मदरसे से छुट्टियां मिल गई थी या वे किसी और काम में व्यस्त थीं। आमिर नहीं जानता था। वह अनजाने में ही उनका विशेष रूप से जैनब का इंतजार करने लगा था। जब जैनब अपनी गंभीर आंखों से उसके चेहरे की ओर देखती थी तो आमिर के दिल की धड़कन अनियमित हो जाती थी। कभी कभी उसका मन करता कि समय वहीं थम जाए और वह उसकी आंखों में देखता रहे, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देख सके। काफी दिनों के बाद वे लड़कियां फिर दिखाई दी। उन्होंने आमिर से पूछा कि क्या वह जानवर फिर से उसके रास्ते में आया था। आमिर ने उन्हें अपने साथ हुई वह अजीब घटना सुनाई। इसे सुनकर जैनब चुप हो गई और बोली, इसका मतलब है कि उस जानवर का अंत हो गया है और वह फिर कभी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। तुम बेफिक्र होकर हमारे साथ जा सकते हो। और ऐसा ही हुआ। वह जानवर फिर कभी नहीं दिखा। आमिर कई बार वहाँ से गुजरा, लेकिन उसने फिर कभी ऐसा डरावना दृश्य नहीं देखा। न ही किसी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद जैनब आमिर को अकेली मिली। उसे देखकर आमिर बेसुध होकर उसे देखने लगा। वह नजरें झुकाए उसकी ओर चली आ रही थी। आमिर के पास आकर उसने नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी गंभीर आंखों में एक पूरी दुनिया छिपी थी और आमिर उस दुनिया में खो गया। जब जैनब बोली तो मानो वह होश की दुनिया में वापस आया। वापस का रास्ता खामोशी में कटा। जैनब बहुत कम बोलती थी और बाकी लड़कियों की हंसी ठिठोली के दौरान भी चुप रहती थी। जब आमिर उसे घर पहुंचाने के बाद वापस जाने लगा तो जैनब ने उसे रुकने के लिए आवाज दी और कहा, आज हमारे घर में कुरान पाक का खत्म शरीफ है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें शामिल हों। जैनब ने इतने अदब से दावत दी थी कि आमिर उसे मना नहीं कर सका। वह तांगा एक तरफ रोककर उसके साथ चलने लगा। उसे चिंता थी कि कहीं कोई तांगा चुरा न ले, लेकिन जैनब ने उसे आश्वस्त किया, बेफिक्र रहिए, यहाँ कोई चोरी नहीं करता। आपको वापसी पर आपकी चीज सुरक्षित मिलेगी। उसके लहजे में इतना विश्वास था कि आमिर को उस पर भरोसा हो गया। वह एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग की बड़ी हवेली थी। जैनब आमिर को लेकर अंदर गई और एक बड़े हॉल में ले आई। वहाँ कई लोग मौजूद थे। सभी सफेद लिबास में थे। जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ था और तरह तरह के व्यंजन रखे थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे नूरानी थे और उन्हें देखकर आमिर को एक अजीब सा आदर का एहसास होता था। जब खत्म शरीफ शुरू हुआ तो आमिर हैरान रह गया कि सभी लोग उसे बहुत सम्मान दे रहे थे। वे हर चीज उठाकर उसके सामने रख देते थे। उनका व्यवहार देखकर आमिर शर्मिंदा हो गया। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। फिर भी वे उसे इतना सम्मान दे रहे थे जैसे वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही हो। आमिर, जो हमेशा से आत्महीनता का शिकार रहा था, इस सब को देखकर घबरा गया और थोड़ी देर बाद उसने वहाँ से जाने की अनुमति मांगी। बाहर निकलने पर उसने एक बार फिर उस बड़ी हवेली को देखा और सोचा, काश मेरे पास भी ऐसा ही एक घर हो। अगर उसके पिता जीवित होते तो उनके जीते जी ऐसा घर खरीदना असंभव नहीं था। वे उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। आमिर का अपना घर भी बहुत सुंदर और बड़ा था, लेकिन उस समय अगर वह फैजान की बातों में नहीं आता तो आज वह घर उसके पास होता और वह उसमें आराम से रहता। अब तो उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था और वह शायरा की बातें सुनने पर मजबूर था। आमिर को फैजान पर गुस्सा आता था कि वे इतने कमजोर इंसान थे। कैसे उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था, जैसे उनका उससे कोई खून का रिश्ता ही ना हो। एक दिन जब आमिर घर आया तो शायरा को किसी बात पर गुस्सा था। उसे देखते ही वह चिल्लाने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। तभी एक अजीब बात हुई। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। वह बोलने की कोशिश कर रही थी मगर बोल नहीं पा रही। इसे देखकर आमिर हैरान रह गया, जबकि उसके बच्चे अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगे। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? आप भाई की नकल उतार रही हैं। शायरा स्वयं भी हैरान थी कि
क्या हो गया है। शर्मिंदा होकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब आमिर उठा तो घर में पूरी शांति थी। शायरा अपने कमरे में थी और रसोई में फैजान की छोटी बेटी सोबिया नाश्ता बना रही थी। सोबिया अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बहुत अलग थी। वह अक्सर आमिर की मदद करती और उसके लिए कुछ न कुछ करती रहती थी और बदले में अपनी माँ से डांट भी सुनती थी। सोबिया ने आमिर को मुस्कुराकर देखा और उसके लिए गर्मा गर्म पराठे परोस दिए। जब आमिर ने उससे सूखे पापे मांगे तो वह हैरान रह गई। आमिर ने उसे बताया कि शायरा उसे नाश्ते में हमेशा यही सूखे पापे और चाय देती है। सोबिया की आंखें आंसुओं से भर गई। वह बोली, मुझे अम्मी अब्बू के व्यवहार पर अफसोस होता है। भला कोई अपने खून के रिश्ते के साथ ऐसा भी करता है? कोई इंसान ऐसे भी नजर बदल सकता है जैसे अम्मी अब्बू ने आपसे बदली है? उस दिन आमिर ने पहली बार पेट भरकर नाश्ता किया और अपने काम पर चला गया। पिछले कुछ दिनों से आमिर ने महसूस किया था कि घर में बहुत शांति है। शायरा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। आमिर को पता चला कि उसकी आवाज अचानक गायब हो गई है। फैजान उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। आमिर को एक तरह से सुकून मिला था। अब उसे शायरा की बुरी बातें नहीं सुननी पड़ती। हमेशा उसकी बुराई सुनने के बाद अब जब उसकी जुबान बंद हो गई थी तो इस बात पर आमिर जितना ईश्वर का शुक्र अदा करता कम था। अब कई दिन गुजर गए थे। आमिर रोज स्टॉप पर जाता और शाम तक जैनब और उसकी दोस्तों का इंतजार करता, लेकिन वे लड़कियां अब कहीं दिखाई नहीं देती। एक दिन आमिर को बार बार जैनब का ख्याल आता रहा। वह जो सबसे गंभीर और शांत थी, जो चुपचाप उसके लिए रोज कुछ न कुछ खाने को रख देती थी, उसे जैनब की बहुत याद आ रही थी। आमिर ने सोचा कि वह एक बार मदरसे का चक्कर लगाकर देखे, शायद वे वहीं हो और उन्होंने किसी दूसरी सवारी का इंतजाम कर लिया हो। वह एक बार जैनब को देखना चाहता था। जब तक वह उसे नहीं देख लेता उसके मन को शांति नहीं मिल सकती थी। जब वह मदरसे पहुंचा तो देखा कि उस पर ताला लगा हुआ था। अब उसे समझ में आया कि लड़कियां वहां क्यों नहीं आ रही थी। उन्हें मदरसे से छुट्टियां मिल गई थी। पास ही एक छोटी सी दुकान थी। आमिर ने दुकानदार से पूछा कि मदरसा कब से बंद है और कब खुलेगा। दुकानदार ने जो कहा वह सुनकर आमिर हैरान रह गए। दुकानदार ने बताया, यह मदरसा तो कई सालों से बंद पड़ा है और अगले कई सालों तक इसके खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है और लोग यहाँ आते जाते नहीं हैं, इसलिए यह मदरसा बंद हो गया है। आमिर ने पूछा कि क्या यहाँ कोई और स्कूल या कॉलेज है? तो दुकानदार ने ना में सिर हिलाया। आमिर हैरान और परेशान होकर अपना तांगा लेकर वापस आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, वहाँ कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, मदरसा भी बंद था, तो फिर वे लड़कियाँ कहाँ पढ़ने जाती थी? वहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं था। वह जितना सोचता उतना उलझता जाता था। फिर कई दिन बीत गए और वे लड़कियाँ फिर कभी नहीं दिखी। एक दिन आमिर अपने दिल की मजबूरी में उस घर में पहुंच गया जहां जैनब उसे ले गई थी। वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। यह जगह तो बिल्कुल उजाड़ थी। वहां जिस सफेद हवेली में वह गया था उसका तो नामो निशान भी नहीं था। वहां कोई घर ही नहीं था, सिर्फ कुछ टूटे फूटे घर थे जिनमें कोई नहीं रहता था। आसपास कोई जीवित प्राणी भी नजर नहीं आ रहा था। आमिर हक्का बक्का रह गया। मदरसा बंद था, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, फिर भी वह इन लड़कियों को यहीं छोड़कर जाता था। उसे अच्छी तरह याद था कि जैनब उसे यहीं लाई थी और अब हवेली गायब थी। अभी वह जंगल में ही था जब उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। जब उसने तांगा रोककर पीछे देखा तो वहाँ जैनब खड़ी थी, वही जिसकी तलाश में वह वहाँ गया था। आमिर तुरंत तांगे से उतरकर उसके पास गया और पूछने लगा, काफी समय से आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए मैं परेशान हो गया था। मैं आपके मदरसे में गया लेकिन आप लोग वहाँ भी नहीं थे। वह मदरसा तो कई सालों से बंद है और यहाँ कोई आबादी नहीं है। मैं हैरान हूँ कि आप लोग कहाँ रहते हैं। आमिर हैरान था कि जैनब का घर अचानक कैसे गायब हो गया। जैनब ने कहा, कुछ बातें राज में रहे तो अच्छी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहकर भी बयां नहीं कर सकता। अगर इंसान उसकी खोज में लग जाए तो वह परेशान हो जाता है। फिर उसने आमिर को एक सलाह दी, तुम अपनी जिंदगी को यूं जाया मत करो, तुम अपने लिए कुछ सोचो, अपनी जायदाद अपने चाचा से वापस लो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। कब तक तुम अपने चाचा चाची की गुलामी करते रहोगे? यह बात सुनकर आमिर हैरान रह गया। जैनब को उसके घर के मामलों के बारे में कैसे पता चला? वह तो उसे जानती भी नहीं थी। जब आमिर ने उससे यह पूछा तो जैनब बोली, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ चीजें राज में ही रहनी चाहिए, वे चीजें राज में ही अच्छी लगती हैं। अगर हमें उनकी हकीकत मालूम हो जाए तो हम उनमें से आकर्षण खो देते हैं। हर चीज की खोज में रहना अच्छा नहीं होता। जो सलाह मैंने तुम्हें दी है उस पर अमल करो। फिर उसने आमिर के हाथ में एक भूरा लिफाफा रख दिया और कहा, इसे तुम घर जाकर अकेले में खोलना। आमिर हैरान था कि उसमें क्या होगा। जब वह घर पहुंचा और लिफाफा खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वह सोचने लगा कि जैनब कितनी अच्छी लड़की थी जिसने उसकी इतनी मदद की, उसका इतना ख्याल रखा, जबकि उसके अपने रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया, ठुकरा दिया। आमिर ने पैसे संभाल कर रख लिए और रात होने का इंतजार करने लगा। रात को जब फैजान घर आए तो आमिर ने उनसे अपने हिस्से की संपत्ति मांग ली। यह सुनकर फैजान क्रोध से आग बबूला हो गए और अपने एहसान जताने लगे। आमिर ने शायरा की ओर देखा। वह बिल्कुल खामोश और चुप थी। जितना वह चीखती चिल्लाती और शोर मचाती थी अब उसकी आवाज निकलना बंद हो गई थी। आमिर को अंदाजा हो गया कि फैजान कभी भी उसकी संपत्ति उसे वापस नहीं करेंगे। अगले दिन आमिर ने अपना बैग उठाया, कुछ कपड़े पैक किए और अपने सारे पैसे लेकर शहर की ओर निकल गया। वहाँ उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करके एक छोटा प्लॉट खरीद लिया और बाकी पैसों से एक
छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे आमिर का व्यापार बढ़ने लगा। उसने अपने साथ कुछ युवकों को भी काम पर रखा और दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। अब उसके पास सब कुछ था। उसने अपनी कार भी खरीद ली थी। एक दिन आमिर ज़ैनब का धन्यवाद देने के लिए उस जंगल से होकर वहाँ पहुँचा जहाँ उसका घर था, लेकिन वहाँ तो नई आबादी बस रही थी और जंगल में भी पेड़ों की कटाई हो रही थी। वहाँ ज़ैनब का कोई निशान नहीं था। आमिर सोचने लगा कि आखिर ज़ैनब कौन थी? क्या वह इंसान थी या कोई और प्राणी जिसने उसकी इतनी मदद की? सारी बातें याद आने पर उसे लगने लगा कि ज़ैनब इंसान नहीं थी बल्कि किसी अन्य लोक से आई थी। फिर जब आमिर फैजान के घर गया तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। आमिर को देखकर फैजान ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, जब से तुम गए हो एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लिया। मेरा व्यापार ठप हो गया है। अब मैं तुम्हारी जगह वहीं तांगा चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। शायरा ने भी आमिर के सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वह बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनकी हालत देखकर आमिर को तरस आ गया। उसने उन्हें कहा, मैंने आप दोनों को माफ किया। आपने जो भी किया आपको उसकी सजा मिल गई। आपने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया था वैसा ही फल मिला है आपको। आमिर के इतना कहते ही जैसे शायरा की बोलने की शक्ति वापस आ गई और वह आमिर के सामने फिर से रो पड़ी। वह समझ गई थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह आमिर के साथ बुरे व्यवहार के कारण हुआ था। आमिर उनकी मदद तो करता था लेकिन अब वह दोबारा उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता था। उसके लिए बीता हुआ समय बहुत कड़वा था और उससे मिली शिक्षा अनमोल थी। आमिर ने शहर में एक अच्छे परिवार की लड़की से शादी कर ली थी। अब उसका जीवन संपूर्ण हो गया था। वह अब भी अक्सर गांव आता जाता था और चुपके से फैजान के हाथ में पैसे रख जाता था, लेकिन कभी भी उन्हें फिर से अपने घर लाने की कोशिश नहीं की। आमिर की नजरें हमेशा ज़ैनब और उसकी दोस्तों को तलाशती रहती, लेकिन फिर कभी उससे उनका सामना नहीं हुआ। उसे समझ में आ गया था कि ज़ैनब और वे लड़कियां किसी अन्य लोक से आई थीं और उसकी मदद करने के बाद वापस चली गई थीं। हर बार जब आमिर उस जंगल से गुजरता वह ज़ैनब के बारे में सोचता और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता। उसके जीवन में आए इस अनोखे फरिश्ते ने न केवल उसकी आर्थिक मदद की थी बल्कि उसे एक नई जिंदगी जीने का साहस भी दिया था। आज जब आमिर अपने बड़े घर में बैठा अपनी सफलता का आनंद लेता है तो उसे अक्सर ज़ैनब की वह बात याद आती है, इंसान को इतना भी नरम नहीं होना चाहिए कि लोग उसे आसानी से निगल जाए। इस सीख ने उसका जीवन बदल दिया था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हुए आमिर अक्सर सोचता है कि शायद हर किसी के जीवन में कोई न कोई ज़ैनब आती है, कोई ऐसा व्यक्ति या घटना जो उन्हें सही राह दिखाती है। बस जरूरत है उनकी बात सुनने और उस पर अमल करने की। और हाँ, वह जानता है कि उसकी ज़ैनब कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह किसी अन्य दुनिया से आई थी जहाँ अच्छाई का साम्राज्य था और लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। सोबिया, जो अब एक युवती हो गई है, अक्सर अपने भाई आमिर से उन दिनों की बातें करती है। वह उसे बताती है कि कैसे उसके माता पिता ने बदला लिया है और उनका व्यवहार कितना बदल गया। और आमिर वह बस मुस्कुराता है और कहता है, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आता है। बस जरूरत है धैर्य रखने और अच्छे लोगों की सलाह मानने की। उसकी जिंदगी का यह अनुभव सिखाता है कि अच्छे लोग कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ तक कि एक अनजान जंगल में भी जहाँ आप उन्हें सबसे कम उम्मीद करते हो। जीवन हमें कई मोड़ देता है, कई परीक्षाएं लेता है, लेकिन अगर हम अपना विश्वास नहीं खोते और अपने अंदर के अच्छे इंसान को जिंदा रखते हैं तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। आमिर की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी मदद अनोखे रूप में आती है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।